अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम मैम, आ रही है। Okay, okay. So yesterday we studied 2 to 5 kingdom classification system. ठीक है, उसकी सारी हमने डिटेल चेक की थी, किस तरह सारी हिस्ट्री वाइज पहले 2 किंगडम सिस्टम इट वाज डेवलप्ड। उसके बाद ये ज़रूरत पेश आई कि बैक्टीरिया लाइक या जो यूनिसेलुलर लाइक ऑर्गेनिज्म से उनको कहाँ रखा जाए। फिर वहाँ से थोड़ी सी हिस्ट्री हमने देखी कि कहाँ ये टर्म स्टार्ट हुई, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। फिर उसके बाद फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स की क्या क्वालिटी थी। फिर उसके बाद 1969 में रॉबर्ट वेटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया कि ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि प्लांट्स कैसे अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, फंजाई कैसे फूड लेते हैं, एनिमल्स कैसे फूड लेते हैं। सो दीज 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इट वाज डेवलप्ड। देन उसके बाद 1988 में, ठीक है, उससे पहले रॉबर्ट वाटिकर 1969 एंड देन 1988 में 2 साइंटिस्ट दे डेवलप्ड देयर मोड ऑफ सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन, मतलब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जहन में रखी। इसमें उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मतलब तमाम चीज़ें उन्होंने जहन में रख के इसी सिस्टम को थोड़ा सा और बेहतर बनाया। और उन्होंने ये वाला सारा, ये जो आप पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, प्रोकैरियोट्स, यानी कि इनका ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। फिर उसके बाद ये जो फाइलम प्रोटिस्टा है कि जिसमें यूनिसेलुलर भी हैं और कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली चूंकि यहाँ पर उन्होंने ये लिख दिया कि सिंगल सेल यूकैरियोट्स, तो इसमें मोस्ट ऑफ देम दे आर यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्स हैं। देन इसमें जो ऊपर उसके जो 3 लार्ज हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं, जिसमें आ जाते हैं फंजाई, प्लांटी और एनिमल्स, ठीक है। ये हमने कल देखा था, आपको मैं इसका लेक्चर फॉरवर्ड कर देती हूँ। आज का जो टॉपिक है दिस इज ऑल अबाउट वायरसेस, ठीक है। क्योंकि अच्छा, आपने ये सारा देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसमें वायरस कहीं आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। वायरस इसलिए नजर नहीं आ रहा कि वायरसेस आर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि जब ये ह्यूमन बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर होते हैं, दे सर्वाइव बाय डिवाइडिंग देमसेल्व्स, ये खुद को डिवाइड करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनती हैं, सही। लेकिन जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर आ जाते हैं तो ये एक तरह से डॉर्मेंट फॉर्म में, डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं। इसलिए इनकी एक और सेपरेट हमने ग्रुप में इसको देख रहे हैं कि वायरसेस। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हमने यहाँ से इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। इस पूरे एक पेज में से हमने इसके हवाले से जो भी इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है हमने वो लेनी है। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स या व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज वायरसेस। थोड़ा सा हम इसका वायरस का स्ट्रक्चर देख लें। अगर हम इसकी सबसे पहले इसकी डायग्राम देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ से इनकी डायग्राम दिखा दे। आवाज नहीं आ रही बेटा, आनी चाहिए। अब आ रही है? अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ये, अच्छा यहाँ से आपको ये वायरल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सबको? यस मैम। अच्छा, ये देखें यहाँ पर आपको एक इसका ये प्रोटीन कोट नजर आ रहा है, ठीक है। ये इसकी एक नेक है, ठीक है। यहाँ से इसकी एक प्लेट है, प्लेट के साथ इसकी टेल्स जुड़ी हुई हैं। एक तो वायरस का ये वाला स्ट्रक्चर है। कुछ वायरसेस का यूं इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आजकल आप कोविड-19 का वायरस आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस का, वो इसी तरीके से ही राउंड स्ट्रक्चर नुमा आपको चीज नजर आती है। अच्छा, अगर आप ये इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर इसकी सारी लेबलिंग है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको क्या क्या चीज नजर आ रही है कि सबसे बाहर यूं इसका एक प्रोटीन कोट होता है, ठीक। इसी प्रोटीन कोट के अंदर, इसके अंदर यहाँ पर इसका डीएनए या न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है डीएनए या इसका ये न्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
फिर इसके बाद ये इसकी शीथ यानी कि इसके नेक के बाहर जो इसकी कवरिंग है इसको कहते हैं शीथ, और ये इसकी टेल फाइबर्स हैं जिसकी हेल्प से ये अपने आप को जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैच करता है तो ये इसकी अटैचमेंट के लिए इसकी हेल्प करती हैं ये इसकी टेल्स। ये फ्लू का इन्फ्लुएंजा का वायरस है और ये बैक्टीरियोफेज है, यानी कि ये बैक्टीरिया के ऊपर उसको डिस्ट्रॉय करता है या उसको डैमेज करता है, तो ये बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वायरसेस आर इवन वेरी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस का साइज बहुत छोटा होता है बैक्टीरिया के मुकाबले में। अच्छा, अब यहाँ पर भी आपको ये बैक्टीरियोफेज, अच्छा फेज का मतलब हमेशा फेज वायरस के लिए लेते हैं, और बैक्टीरियोफेज यानी कि जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाले, बैक्टीरिया को ईट करने वाले वायरसेस हैं। ये देख रहे हैं इसका प्रोटीन हेड, ये इसका टेल, ये इसकी फाइबर्स। ठीक है, इसी तरीके से ये मुख्तलिफ किस्म के, ये HIV एड्स का ये वायरस है, ये एडिनो वायरस, ये फ्लू का वायरस है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस पाए जाते हैं। या आप इसको इसका स्ट्रक्चर अगेन, इसकी प्रोटीन हेड, ये इसकी नेक और या शीथ कह लें, और ये इसकी प्रोटीन टेल या इसकी फाइबर्स। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के वायरसेस होते हैं, और इनकी आपने स्ट्रक्चर देख लिया, इनकी शेप साइज देख ली। अब हम थोड़ा सा इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं कि ये वर्ड वायरस आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है। ये जो वर्ड है वायरस, दिस इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेनम। वेनम का मतलब पॉइजन होता है। ठीक है, इसका मतलब पॉइजनियस फ्लूइड है। और जब आप इसको डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन देखें, तो क्या डेफिनेशन है कि नॉन सेलुलर, ठीक है, non-cellular infectious entities which contain either RNA or the DNA normally encased in proteinaceous coat। ये नॉन सेलुलर, देखिए ना, आपको इनके अंदर कोई सेल, प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इस तरह का आप देखते होते हैं एनिमल्स में या प्लांट्स में, इसमें आपको इसके कोई सेल्स नजर नहीं आते। ऐसे ही है ना, आपको उसका वो नजर नहीं आया स्ट्रक्चर, जैसा कि नॉर्मल एनिमल्स का या प्लांट्स का आपको स्ट्रक्चर नजर आता है। आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, इसलिए आप इसको कह रहे हैं कि दिस इज नॉन सेलुलर। इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस इसलिए कहा कि ये डिजीज काजिंग है, ये डैमेज करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को। इनके अंदर या तो RNA पाया जाता है या DNA पाया जाता है। DNA डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड का, और RNA सिंगल स्ट्रैंडेड। और नॉर्मली इन केस इन अ प्रोटीनिशियस कोट, यानी कि जो इसका आउटर कवरिंग होता है, जो दैट इज प्रोटीन शेप। मैं आपको दोबारा से इसी का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, आप यहाँ से ये देख लें कि ये इसका DNA का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, आप चलें इस डायग्राम में आप देख लें, जैसे कि आपको ये इसमें नजर आ रहा है, ये जो इसके आउटर प्रोटीन, दिस इज आउटर कवरिंग दिस प्रोटीन, और ये इसका DNA, देखिए आपको ये डबल हेलिकल नजर आ रहा है। ऐसे ही है ना, समझ आ रही है सबको? अच्छा, तो ये इसका आउटर जो कवरिंग है दैट इज प्रोटीन कोट। ठीक है, और ये इसका DNA का स्ट्रक्चर है। सही। अच्छा, अब हम वापस जाते हैं अपनी बुक के ऊपर कि ये इसके हवाले से क्या फर्दर इसकी क्वालिटीज क्या है। एंड दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द लिविंग सेल। मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही जब ये होते हैं अंदर ह्यूमन बीइंग के, एनिमल्स के या प्लांट्स के, तो ये वहां पर खुद को डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लिकेशन इनकी होती है। लेकिन ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं खुद को? दे यूटिलाइज द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट। ठीक है, यानी कि जैसे ही वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं, ये क्या करते हैं, ये उनके DNA के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, तो उनके सिस्टम से अपने बॉडी के पार्ट्स जनरेट करवाते हैं। ठीक है, दे यूज अ बायोसिंथेटिक मशीनरी। देखिए ना, हमारे अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, हम फूड खाते हैं, स्टमक है, स्टमक में फिर उसके बाद इंटेस्टाइन है, तो जो हमारी फूड होती है ये उस फूड को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी फूड से ये अपने, जैसे कि देखें आपको अगर हम पढ़ेंगे वायरस का क्या पूरा लाइफ साइकिल होता है, तो कैसे ये अपने बॉडी के पार्ट्स जनरेट करवाता है जिस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते अंदर होते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, देन ट्रांसफर देमसेल्व्स एफिशिएंटली टू द अदर सेल। एक सेल की पूरी एनर्जी उस सेल के पूरे सिस्टम को अपने बॉडी के पार्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, और देन अगेन जब इसकी कॉपीज बन जाती हैं तो यही कॉपीज बहुत सारे दूसरे सेल्स को अगेन इफेक्ट करते हैं नेगेटिवली, उनको वो डैमेज कर देते हैं। ये तो हमने पढ़ ली इसकी थोड़ी सी डिटेल। ठीक, अब कितनी तरह के वायरसेस हैं? ठीक है, अच्छा,
ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम कहाँ जनरेट हुए, कहाँ से इनकी हिस्ट्री चली? लुइस पास्चर ने 1822 एंड रॉबर्ट कोच, उन्होंने ये वर्ड जनरली रेफर किया, और इसका मतलब भी है अ पॉइजन एसोसिएटेड विद अ डिजीज एंड डेथ, यानी कि वो चीज़ की जो बीमारी ऊपर उसके बाद डेथ काज कर देते हैं। दिस इज इनिशियली दिस टर्म वाज यूज्ड बाय लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। अब थोड़ी सी आजकल जो इसकी डेफिनेशन है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि आजकल हमने, जैसे कि मैंने आपको इसकी डायग्राम सिखाई, तो इनको हमने कैसे रिकॉग्नाइज किया? पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, हमने देखा उसके अंदर डीएनए आरएनए देखा विद अ प्रोटीन कोड, यानी कि इसके ना जो आपने इसकी इर्द गिर्द कवरिंग देखी। अच्छा, अब नाउ दे रेप्लिकेट इन लिविंग सेल, वो लिविंग सेल्स के अंदर रेप्लिकेट भी करते हैं एंड काज मैनी डिजीजेस सच एज इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स एंड एड्स। तो बहुत सारी बीमारियां जिस तरह इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, एड्स, तो इस किस्म की ये डिजीजेस काज करते हैं। अच्छा, अब वो जो ब्रांच टोटली जो साइंस की है, जिसके अंदर हम वायरोलॉजी को, वायरसेस को स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। ठीक होगी बात? अच्छा, यहीं पर हम एक टर्म अगेन इसके साथ ही चेक करते हैं कि वैक्सीनेशन, वैक्सीन क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसमें हमने ये देखना है कि बेसिकली वैक्सीन्स भी हमारी जो वायरस ही होते हैं उन्हीं के ही या तो डिजीज या उन्हीं के वीकेंड, जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो उसी बीमारी के डेड यानी कि मरे हुए या फिर उसके कमज़ोर शुदा वायरसेस को हम करके हम उसको डिजीज आदमी के अंदर लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं, और वही एंटीबॉडीज हमारे बॉडी को उस बीमारी से बचाती है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा एक बेसिक हिस्ट्री है, ठीक है, बेसिकली अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं एक दफ़ा रीडिंग दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सम वायरल डिजीजेज हैज़ बीन नोन फॉर सेंचुरीज। जाहिर है जब पिछले चंद सदियों में डिजीजेस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस वक्त इनकी प्रिवेंशन थोड़ा सा मुश्किल काम था। जो जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, साइंस थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजीज में बेटरमेंट आती गई, तो चीज़ों का पता चलता गया। प्रिवेंशन का मतलब? प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव, प्रिवेंट से निकला है बचाना। In fact, the first infectious disease against which effective method of prevention was developed was a viral disease। कहते हैं कि जो सबसे पहली इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन का मतलब होता है जो ये बीमारी फैलने वाली बीमारी होती है, तो जिस फैलने वाली बीमारी के लिए जो सबसे पहली प्रिवेंशन यानी कि बचाव का तरीकाकार निकाला गया, वो भी एक वायरल डिजीज थी, वायरस से ही पैदाशुदा बीमारी थी। इन 1796 एडवर्ड जेनर, ये साइंटिस्ट था, he first vaccinated an 8-year-old boy with the material removed from cowpox lesion on the hand of a milkmaid। अच्छा, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने, ये जो एडवर्ड जेनर था, इसने एक 8 साल ओल्ड बॉय को वैक्सीनेट किया। उसने ना किस चीज़ के वैक्सीनेट किया? काउपॉक्स के वायरसेस से, ठीक है। ये एक देखिए ना, एक मिल्क मेड यानी कि वो बंदा जो ये काउस वगैरह के साथ काम करता है, ठीक है, और काउस को ये बीमारी हो जाती है, काउपॉक्स लीजन हो जाते हैं, उसने वहां से उनके वायरसेस लिए, ठीक है, और इन्हीं वायरसेस को वीक करके उसने एक पेशेंट को जो 8-year-old बॉय था, उसने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट काउ पॉक्स के वायरसेस को यूज किया। आफ्टर 6 weeks द बॉय वाज इनोकुलेटेड विद द पस विद अ स्मॉल पॉक्स विक्टिम। अच्छा, अब उसी बंदे को कि जिसके अंदर उसने काउ पॉक्स के वायरसेस डाले हुए थे, उसी के अंदर उसने स्मॉल पॉक्स पेशेंट से थोड़ा सा पस उसी बंदे में डाल दिया। उसने ये देखा कि ही डिडंट डेवलप द डिजीज, उसको बीमारी नहीं हुई। तो वहां से उसको ये पता चला कि जेनर यूज द मटेरियल फॉर वैक्सीनेशन फ्रॉम कॉपॉक्स लीजन एंड सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड 23%। तो उसने तकरीबन उसके बाद 23 लोगों को वैक्सीनेट किया और उनको बीमारी नहीं हुई। एज द मटेरियल ही यूज्ड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द काउ, चूंकि इस तमाम मटेरियल को काउ से निकाला गया था, इस वजह से, और जो काउ का जो लातीनी जबान में वर्ड है दैट इज वाका। लेटर ही टर्म वैक्सीनेशन वाज यूज्ड बाय द लुइस पास्चर फॉर फॉर इनोकुलेशन अगेंस्ट डिजीज। तो उसने, लुइस पास्चर ने इस चीज को वैक्सीनेशन का नाम दिया। ये हिस्ट्री आपको समझ आई है या नहीं आई? आ गई है? आगे चलूं?
में। जी, ईमान, रविका। यस मैम, आगे चले। यस मैम, आ गई है। मैं थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा बता देती हूँ कि हुआ ये कि पहले 8 ईयर ओल्ड बॉय को काउ पॉक्स से पस लेकर उस बंदे में डाली गई, मतलब पहले ही वैक्सीन उसको लगा दी गई। वैक्सीन तो यही होती है ना कि बीमारी से पहले ही एक बंदे को इतना उसको पावरफुल कर दिया जाए कि उसके ऊपर बीमारी असर ना करे, ठीक। तो उस 8 ईयर ओल्ड बॉय को कॉपॉक्स के जो पस वायरस है, जो कॉपॉक्स का जो भी मटेरियल था उसके अंदर ले दिया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, 6 वीक के बाद द बॉय वाज इनोकुलेटेड विद द पस फ्रॉम स्मॉल पॉक्स विक्टिम। फिर जो स्मॉल पॉक्स का एक पेशेंट था उससे वहां से पस लेकर इसी ओल्ड 8 ईयर ओल्ड बॉय के, जिसके अंदर ऑलरेडी हमने काउ पॉक्स का मटेरियल डाला हुआ है, उसमें जब स्मॉल पॉक्स का मटेरियल का पस का लिक्विड, देखिए ना, बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि आम इंसान के अंदर, मतलब ये जो स्मॉल पॉक्स के वायरस हैं और स्मॉल पॉक्स के पेशेंट से जब मटेरियल लेकर एक नॉर्मल बंदे में स्मॉल पॉक्स का वायरस डाला जाएगा तो नॉर्मल बंदे को तो बीमारी हो जाएगी स्मॉल पॉक्स। लेकिन उस 8 ईयर ओल्ड बॉय में ऑलरेडी चूंकि काउ पॉक्स का के वायरसेस थे, ठीक है, और उस काउ पॉक्स के वायरसेस ने उस 8 ईयर ओल्ड बॉय को इम्यूनिटी दी हुई थी, कुव्वत मुदाफ़त दी हुई थी। तो जैसे ही स्मॉल पॉक्स का वायरस आया तो उस इम्यूनिटी ने इस स्मॉल पॉक्स के वायरसेस को मार दिया, डैमेज कर दिया और बीमारी नहीं हुई। अब समझ आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, थोड़ा सा चले आप इसी मुझे स्टोरी को रिपीट करके बताएं ताकि मुझे लगे कि आपको ये समझ आ गया। कौन बताएगा? ईमान, आप बताएं। टीचर जी, वायरस जो डिराइव्ड वायरस वर्ड डिराइव्ड हुआ लैटिन वर्ड से, और इसकी डेफिनेशन नॉन सेलुलर इंजेक्शन एजेंट्स ठीक है, वगैरह, ठीक है। उसमें डीएनए और आरएनए भी होते हैं, और ये रिप्रोड्यूस होता है लिविंग सेल्स में। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ वायरस साइंटिस्ट ने की थी, क्या नाम है इसका, लुइस पास्चर। ठीक है। 1822 में की थी और 1895 में इसकी डेथ हुई थी। एज अच्छा, और डेथ का। ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट, फिर इसके साथ ही एक और साइंटिस्ट था रॉबर्ट, उसने की थी 1843 में और ठीक 1910 है, में वो ठीक उसकी है। डेथ हुई थी। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको ये जो वैक्सीन की थोड़ी सी ये स्टोरी बताई है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, क्या समझ आई आपको? वैक्सीन वैक्सीन की जो वर्ड वैक्स है, वो लेडियन वर्ड है, और लेयर वाका, पोस्टर ने वाका। ये किया। जी जी, ठीक जी। हो गया। अच्छा, और ये काउपॉक्स और ये क्या स्टोरी एक बताई, स्मॉल या पॉक्स? जी टीचर वही बता रहे हैं। ये 6 वीक्स को एक बॉय था, उसमें इन्होंने ये मसलन कि उससे उस पे इन्होंने ये इंजेक्ट किया था। एक वायरस ही था, वो भी एक वायरस ही है, स्मॉल पॉक्स। काउपॉक्स, वो काउपॉक्स का था। या ठीक है टीचर जी। फिर? वो ट्रीटेड 23 पर्सन थे, जिनमें 23 पर्सन जो थे सक्सेसफुल रहे थे। नहीं 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 और नहीं, आपको एक समझ नहीं आई, आपको समझ नहीं आई। जी अरीबा, आपको समझ आई है ये सारी बात? यस मैम। अच्छा, आप बताएं क्या ये एंड वाली ये स्टोरी, ये वाली? एडवर्ड जेनर जो थे, उन्होंने 8 ईयर ओल्ड बॉय के अंदर काउ यस, पॉक्स से जो पस था वो लेके यस, ठीक है। उसमें इंजेक्ट किया, उसको वैक्सीनेट किया। तो गुड। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसको फिर ये बीमारी नहीं हुई। नहीं उसको, तो देखिए फिर ना, उन्होंने उसके बाद नहीं नहीं 23%। नहीं 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 नहीं, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आप लोगों को यही बात तो समझ नहीं आ रही। देखिए यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक काउ पॉक्स है और एक स्मॉल पॉक्स है। अच्छा, ऐसा है कि मैं आपको सबसे पहले काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के पेशेंट्स के बारे में बताती हूँ। काउ पॉक्स कैसी बीमारी है, ठीक है? ये ये इस मुख्तलिफ किस्म की ये काउस को होने वाली बीमारी है, ठीक है? अच्छा, काउपॉक्स इज अ वायरल स्किन इन्फेक्शन काज्ड बाय काउपॉक्स वायरसेस, ठीक है? अच्छा, ये काउपॉक्स इज सिमिलर टू बट मच
wilder than the highly contagious, sometimes deadly smallpox disease. Cowpox lesion अगर आप देखें, जैसे अभी मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाए हैं, ये इस किस्म के ये काउपॉक्स लीजन्स हैं। इसी को अगर आप स्मॉल पॉक्स में देख लें, ये स्मॉल पॉक्स के हैं, ठीक है। काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स टू डिफरेंट डिजीजेज हैं। समझ आ रही? यस मैम। यस मैम। स्मॉल पॉक्स वर्सेस काउपॉक्स। अच्छा, अब हुआ क्या, मैं आपको ये दोबारा से ये स्टोरी समझा देती हूँ कि एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट था, उसने एक 8 साल के लड़के को अंदर पहले काउपॉक्स का, आपने देखा ना काउपॉक्स के जो ऐसे पिंपल से आपको ऐसे बड़े सख्त किस्म के जख्म नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसने इसी मटेरियल का लिक्विड इस लड़के में, इसी बीमारी के जर्म से इस लड़के में ट्रांसफर किए। उसके 6 वीक्स के बाद दूसरी बीमारी स्मॉल पॉक्स के वायरस इस बंदे में ट्रांसफर किए, ठीक। क्या हुआ कि जब बाद में स्मॉल पॉक्स के वायरस गए इस 8 ईयर ओल्ड बॉय में, तो उन्होंने स्मॉल पॉक्स उस लड़के को हुआ ही नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ कि उसके अंदर ऑलरेडी काउ पॉक्स के वायरस थे, और उन वायरस ने इस बच्चे के अंदर इतनी इम्यूनिटी डेवलप की हुई थी कि उस बच्चे को फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, ठीक। देखें, काउ पॉक्स की जो बीमारी है, ये काउ इसलिए से लिखा हुआ है कि ऑन द हैंड ऑफ मिल्क मेड, यानी कि ये उन बंदों को अक्सर हुई भी होती है जो काउस के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो उनके हाथों वगैरह पर, उनके पाँव वगैरह पर काउस वगैरह के साथ काम करने की वजह से अक्सर ये वाले पिंपल्स, ये दाने, ये चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन उस ज़माने में स्मॉल पॉक्स जो थी, ये थोड़ी सी ज़्यादा एक डेंजरस बीमारी थी, तो उनका ये ख्याल था कि इसके वायरस इसके अगेंस्ट वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक होगी बात? आगे चलूं? अच्छा, अब हमने यहाँ से अगला अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी क्या खास क्वालिटीज़ हैं, क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका साइज़ कैसा है, ठीक है, वायरसेस का, ये रहते कैसे हैं, ये कहाँ अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने इसमें देखनी है। इसमें तकरीबन 5 से 6 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है वायरसेस का इंट्रोडक्शन यहीं तक था? जी, इसका इंट्रोडक्शन यहीं तक किया, बस थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन के बाद आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाना है, ठीक है। वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, विच कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन, मतलब वायरस हमें बड़ी सिंपल माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते। इनका साइज कितना होता है, 250 नैनोमीटर ऑफ द पॉक्स वायरस टू 20 नैनोमीटर ऑफ पैरोवायरस, मतलब ये 250 नैनोमीटर, नैनोमीटर होते हैं 10⁻⁹, ठीक है। 250 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर ऑफ पैरो, मतलब इतना इनका साइज होता है। they are 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द मोस्ट बैक्टीरिया। देखिए ना, बैक्टीरिया से इतने छोटे हैं, 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट बैक्टीरिया। so they can pass through the pores of filter from which bacteria can out। जैसे कि मोस्टली चीजें होती है ना, हम फिल्टर कर लेते हैं कि अच्छा हमें होता है, पता होता है कि इसमें से बड़ी चीजें नहीं गुजर सकती, तो उस फिल्टर में से कि जिसमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते, उसमें से वायरस गुजर जाते हैं। ये इसकी ही होगी, कौन सा, ये हम सब कुछ साइज के वाले से ही पढ़ रहे हैं ना, इनका साइज कितना है, बैक्टीरिया से कितने छोटे हैं। अच्छा, अब यहाँ से अगला पॉइंट इसका दूसरा शुरू हो गया कि इसको आप कहाँ ग्रो करेंगे। तो वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। देखिए, बैक्टीरिया एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं, फिर इसके बाद हम बैक्टीरिया को पेट्री प्लेट्स के अंदर, जैसे कि हमने उसको जो भी फूड देना होता है, हम उसको उस फूड में ग्रो करवा लेते हैं, उसको मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स की फूड देकर आर्टिफिशियल मीडिया उसे करते हैं। लेकिन वायरस को ग्रो करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही चाहिए, उसको ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स या इसी किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहिए, वो अंदर वहीं पर ही डिवाइड। इसलिए वायरसेस को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं करवाया जा सकता। तो अगली ये बात इसी से रिलेटेड है कि they can reproduce only in the animals and the plant cells or in microorganisms where they can reproduce by replication।
अब रेप्लिकेशन क्या है? अ प्रोसेस बाय विच मेनी कॉपीज आर रेप्लिकाज ऑफ द वायरसेस आर फॉर्म। यानी कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज बनाई जा सके। क्योंकि अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही डिवाइड करता है, इसलिए इसे कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब ओनली से निकला हुआ है कि जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही डिवाइड कर सकता है। सो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर पैरासाइट के जो किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर ग्रो करे और उसको डैमेज भी करे। तो ये इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई वायरसेस आर कॉल्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, तो आपने ये लिखना है बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन द एनिमल्स एंड द प्लांट सेल्स आर इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स and by a process called replication. That is why they are called obligate intracellular parasite. Clear है ये point? Yes, ma'am. Okay. वायरसेस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी। इनके अपने अंदर इनकी अपनी डिवीजन के लिए कोई सिस्टम नहीं होता, मतलब ये अपना पूरा मेटाबॉलिज्म इनके अंदर नहीं होता। ये फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये अपना प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड खुद नहीं बना सकते। देखिए ना, हमने पीछे पढ़ा था राइबोसोम्स होने चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए, गोल्गी, तभी तो प्रोटीन बनेगी, एक्सपोर्ट होगी, यूटिलाइज होगी। ऐसे ही है ना साइटोप्लाज्म, उसके अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं है। इस वजह से दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, सो दे डिपेंड ऑन द होस्ट सेल टू कैरी आउट दीज वाइटल फंक्शंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन द होस्ट सेल। जैसे ये होस्ट सेल में आता है, रिप्रोड्यूस करता है, यहाँ पर ये डिजीजेस भी काज कर देता है। So all viruses are generally resistant to the broad range of available antibiotics such as penicillin, streptomycin and other. देखिए, हमें जब फ्लू वगैरह होता है तो हमें यही कहा जाता है कि मेडिसिन नहीं लेनी। वो इसलिए नहीं ली जाती क्योंकि हमारे वायरसेस ऑलरेडी चेंज होते रहते हैं, अपनी शेप को, अपने उसकी आउटर कवरिंग को बदलते रहते हैं, जिस वजह से हमारी दवाइयाँ उनके ऊपर असर नहीं करती और ये रेजिस्टेंट भी होते हैं, यानी इनके ऊपर मेडिसिन असर नहीं करती। इसलिए हमें फ्लू वगैरह में नॉर्मली का ये ग्रीन टी वगैरह इस किस्म की चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी होती हैं, कोई मेडिसिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरसेस। ये आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है? और सबने ये मुझे लिख के आज के टॉपिक सेंड करना है। ओके, आई विल चेक योर आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। यस मैम।